G7 डिस्कशन, और हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी कि जो कोल थर्मल पावर प्लांट हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी जो पोटेंशियल है उसी के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट से जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी रिवर्स के ऊपर डैम बने हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो फिर थोड़ी बहुत रिवर हैं, साउथ इंडिया में रिवर्स नहीं हैं, और ये हैं भी तो वो सीजनल हैं, है ना। पहले तो 3-4 रिवर ही हैं सारी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और वहाँ पर सीजनल रिवर्स हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो कोल पावर प्लांट है, तो कोल पावर प्लांट है इंडिया में, कोल ठीक ठाक है, हालांकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और बीटुमेन टाइप का है। फिर उसके बाद पीट कोल का भी एक ऑप्शन है, बट ये लोग पोल्यूशन बहुत करते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का कोल इंडिया में नहीं होता। अगर कोल जलेगा तब भी उसमें से गैसेस तो निकलेंगी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, गैसेस निकलेंगी, उसमें से जो उसका बर्न्ट मटेरियल है वो भी फैलता है, तो एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट करता है। अब G7 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया, ध्यान रखना बेटा, ये G7 कंट्रीज़ हैं, दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन, ये सब मिला के ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन, इसमें पहले रशिया होता था, वो बाहर हो गया, अब ये यूरोपियन यूनियन इसके अंदर आ गया। हालांकि यूरोपियन यूनियन से फ्रांस भी है, इटली भी है और जर्मनी भी है, बावजूद इसके यूरोपियन यूनियन को इन्होंने इंक्लूड किया, बाकी के कंट्री सब यूरोपियन यूनियन के। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। तो G7 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया हम लोग 2035 तक, फिर 2050 तक आते आते हम टोटल कोल प्लांट जो है वो बंद कर देंगे, ग्रेजुअल प्रोसेस में धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। और हम लोगों ने कल परसों भी डिस्कस किया था कि जो करंट अफेयर की क्लास की थी हम लोगों ने, कि यूरोप के अंदर जो है क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और यूरोप के अंदर जो है गर्मी कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही है। अब ये जो गैसेस हैं जो भी इससे निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, और उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके, ये सभी जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस का काम करते हैं मतलब टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करते हैं। तो इसके लिए ग्रेजुअली वी हैव टू लीव दीज कोल पावर प्लांट। तो G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया, ऑब्वियसली फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी प्रेशर आएगा, हमारी तो एनर्जी का सोर्स कुल मिला के वही है, बट ग्रेजुअली इंडिया इज मूविंग टूवर्ड सोलर पावर प्लांट। पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा, सोलर पावर प्लांट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली सेफर है, और हालांकि रिक्वायरमेंट जो छोटी छोटी पूरी करता है, लार्ज लेवल के ऊपर भी लोग लगा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे कि ये इसका यूजेज जो है वो धीरे 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 बढ़ेगा। इवेंचुअली क्लीन एनवायरनमेंट हमारा टारगेट है, एंड डेफिनेटली वी विल अचीव दैट टारगेट। So recently G7 energy ministers held talks with setting up timeline for phasing out coal power plants. The meeting of Turin, Italy makes, इटली के ट्यूरिन के अंदर, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि G7 की मीटिंग कहाँ हुई, इटली के ट्यूरिन के अंदर, एंड इटली मेक्स द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल डिस्कशन सिंस स्कोप 28 क्लाइमेट समिट इन December 23, वेयर ग्लोबल लीडर्स एग्री टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। और रीजन क्या है, G7 वर एस्टेब्लिश टू रिस्पॉन्स टू द ऑयल क्राइसिस इन 1973 के अंदर ये G7 बनाया गया था ऑयल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ग्रेजुअली कोल्ड वॉर का ये पार्ट बन जाता, सभी कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड द सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक डाउन टर्न, लीडर फ्रॉम द वर्ल्ड टॉप 6 इंडस्ट्रियल नेशन, UK, US, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। ध्यान रखना तब वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी दो अलग अलग कंट्रीज होते थे, और बाद में ईस्ट जर्मनी जो है वो वेस्ट जर्मनी के अंदर मर्ज हो जाता है। ईस्ट जर्मनी का मतलब था वो USSR का पार्ट था वो। तो ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली, and convened in 1975. Canada joined in 1976, forming the G7. The G7 includes US, UK, Canada, France, Germany, Italy, and Japan. There are some of the world's most advanced economies. The European Union also participate in the group. अब US है, UK है, Canada है, France है, Germany है, Italy है, Japan है, और उसके बाद European Union है। Purpose क्या है? G7 serves as platform for the shaping response to the global challenges including trade, security, economics, climate change. और कोल फायर्ड पावर प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग कोल फ्यूल या कोल टू क्रिएट स्ट्रीम विच ड्राइव्स इनटू टर्बाइन। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मैकेनिज्म एक ही है, उसमें ये कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर पानी को स्टोर करो, आसपास कहीं लेक बनाओ, और लेक में पानी को आप थर्मल पावर प्लांट तक लेके आओ, नीचे कोल बर्न करो, कोल बर्न होगा तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर है उसके ऊपर, जो वाटर टैंक्स हैं, कोल बर्न होगा, वाटर टैंक के अंदर ऊपर पानी स्टोर करके रखा है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होना शुरू होगा, एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचने के बाद इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्टीम, और जब स्टीम बनेगी तो स्टीम से फिर टर्बाइंस घूमेंगी, जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है, बट ये है कि उसमें वो छोटी सी विसल लगी होती है, इसमें टर्बाइंस घूमती हैं। अब टर्बाइन घूमती है, उसमें कॉपर जो है उसके पास मैग्नेट के आसपास जो कॉपर घूमता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पूरी दुनिया में बिजली ऐसे ही बनती है, यही मैकेनिज्म है।
और चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे कोल पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, भाखड़ा नंगल डैम हो, उसमें भी यही है, पानी ऊपर से गिराते हैं, टरबाइन घूमती है, वही टरबाइन घूमने से बिजली बनती है। मैग्नेट और कॉपर का मेल होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बस इतना ही है। और इसमें यही है कि पानी गर्म करते हैं और टरबाइन घुमाते हैं। थर्मल जो कोल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें भी यही है, न्यूक्लियर रॉड्स डालते हैं, वो जनरेट करना शुरू करता है, मूव करता है, हीटअप होता है, पानी बॉयल होता है, टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है, बस यही। पर थोड़ा सा अनसेफ है इसके, न्यूक्लियर पावर प्लांट से थोड़ी हर कंट्री जो थोड़ा सा हेजिटेट करती है उसको लगाने से, हालांकि वो बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है और हालांकि उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। So coal-fired power plants produce electricity by burning coal to create steam, which drives a turbine connected by generator. Afterward, the steam is cooled and returned to the boiler. Emission क्या क्या होगा? Coal combustion produces several harmful emissions. कैसे? कार्बन सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 contributes to the acid rain and respiratory illness. हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी, एनवायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट है कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड लीड टू स्मॉग एंड रेस्पिरेटरी इशू, सांस लेने में दिक्कत आती है। पार्टिकुलेट्स कॉज स्मोक, हेज एंड लंग डिजीज। जब आप सांस लेते हैं तो पार्टिकुलेट जो होते हैं हमारे अंदर जाते हैं तो हमें खांसी होती है, उसके बाद अस्थमा और जितनी भी इससे जुड़ी हुई डिजीजेज हैं वो सारी आती हैं लंग से जुड़ी हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस है। मर्क्यूरी एंड हैवी मेटल्स लिंक टू द न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल हार्म्स हैं। फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश है, रिड्यूसेस फ्रॉम द कोल कंबशन। तो कोल पावर प्लांट्स इन इंडिया करंटली थर्मल पावर प्राइमरली फ्रॉम कोल अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। कोल इज मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एंड लो कॉस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ मेड फ्रॉम द कोल, क्योंकि कोल अवेलेबल भी है और कंपैरेटिवली चीपर भी है। अपनी कोल माइंस हैं तो, और छोटा नागपुर के इलाके के अंदर उसके आसपास के इलाकों में इंडिया में खूब कोल निकलता है और उससे यहाँ की हमें चीप पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। प्लस के साथ साथ ये भी है कि वो पोल्यूशन भी साथ साथ में डेवलप करती है। देन पोटेंशियल क्या है? इंडियाज कोल रिजर्व्स कुड लास्ट अराउंड 100 ईयर्स कंपेयर टू 50 ईयर्स ऑफ द गैस एंड 16 ईयर्स ऑफ ऑयल। द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022। इंडियाज कोल रिजर्व कुड लास्ट अराउंड 100 ईयर, 100 साल तक और चलेंगे। हमारे पास जितना कोल है 100 साल तक और हम उसको यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। एंड जनरेशन एंड विल डिक्रीज टू 50% बाय 2030 फ्रॉम द करंट 70%। कोल शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल डिक्रीज फ्रॉम 50% बाय 2030। आज हम लोग 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करते हैं, 2030 तक आते हैं तो हम 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली हम भी उन्हीं की तरह फॉलो करें, बट G7 कंट्रीज कह रहे हैं हम लोग टोटली यूज़ बंद कर देंगे कोल का। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। और वाई द शिफ्ट अवे फ्रॉम द कोल? The IPCC 2018 report warned the climate changes in the coming decades and emphasized that need of limit coal-fire power plants operations by 2050. These plants contribute significant to pollution like pollutants like particulate matter, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और रिसेंटली हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का रिसेंट इम्पैक्ट जो है अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट द इंडिया में ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और ग्लेशियर लेक्स जो है वो कंपैरेटिवली हिमालयन रीजन के अंदर बड़ी हो रही हैं। और मैंने डिस्कस किया था कुछ लेक्स का साइज जो 50 एकड़ तक पहुंच गया है। अगर उसमें लेक में बस्ट होता है तो फिर उसके बाद जो है डिजास्टर्स हो सकती है और जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक, उसके लिए तरीका हमने डिस्कस किया था कि धीरे धीरे करके उसका जो पानी है वो निकालते रहो तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। And phase out coal power plant. G7 energy and environment ministers recently met in Turin to discuss shutting down coal fire power plants. Italy presiding over G7 this year. तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस साल G7 जो है उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इटली कर रहा है। इटली के ट्यूरिन सिटी के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। The discussion coincides with the report indicate G7 is falling short of its climate target. Given the G7 significant share of the global economy and emission, their decisions carry weight in the global efforts to reduce greenhouse gases.